अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, ये तो टॉपिक से ही एक आपको आइडिया हो गया होगा कि जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं या साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें रिसर्च का रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इवन कि हम ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि कोई भी एरिया ले लें, कोई भी फील्ड ले लें दुनिया का, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, तो उसमें रिसर्च बुनियादी चीज़ हुआ करती है। जितना आप रिसर्च पे फोकस करेंगे उतना बेहतर आप आगे जा सकते हैं, एडवांसमेंट की तरफ जा सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। अगर साइकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स, एजुकेशनिस्ट रिसर्च ना करें तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते, हम स्टैटिक हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, एक ही जगह पे ठहर जाते हैं। दुनिया के साथ हम compete नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते। जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और जिसमें हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, दुनिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी नई रिसर्च हो रही है, और लोग कौन कौन से नए तरीके जो है उसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा अगर हम रिसर्च ना करें। तो रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी हवाले से आज कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो बात आती है कि एक स्टूडेंट को हम लेते हैं, एक लर्नर कह लें उसे, तो स्टूडेंट कैसे लर्न करता है और फिर इसके साथ साथ स्टूडेंट की मोटिवेशन कैसे होती है और डिफरेंट जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी प्रोग्रेस के हवाले से, उसके इंटरेस्ट के हवाले से, उसके इमोशंस के हवाले से, उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उसके इंटेलिजेंस के हवाले से, और फिर उसकी नीड्स क्या हैं, उसके लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, और अगर डिफ़िकल्टीज़ हैं अगर किसी बच्चे को तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ किस नौइयत की हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर आती हैं, और इसके ऊपर जब तक रिसर्च नहीं होगी तो हम मालूम नहीं कर पाएंगे सही तरह से कि असल में मसला है क्या और हम किस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इवन के टीचर्स अपने टीचिंग मेथड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कैसे बेहतर टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्लासरूम की मैनेजमेंट कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो बच्चों की इंटरेस्ट को कैसे सामने रख सकते हैं, और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसमें हर फ़र्द, हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ आता है। फिर डाइवर्स कल्चर है, मुख्तलिफ कल्चर से स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, बैठे होते हैं। फिर इंक्लूसिव क्लासरूम की कंडीशन जो है वो कैसे आप उसमें पढ़ा सकते हैं, और फिर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, फिर स्पेशल बच्चे हैं, फिर स्पेशल एजुकेशन है, फिर स्टूडेंट की डिफरेंट नीड्स हैं। तो ये देखें ना कितने ज़बरदस्त जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड वो फैक्टर्स हैं कि जो मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको कैसे मालूम होगा किस तरीके से हम हर एक फैक्टर से रिलेटेड हम आगे बढ़ेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे। तो रिसर्च बहुत मैटर करती है, रोल ऑफ रिसर्च बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसी सिलसिले में पहला पॉइंट ये है कि लर्निंग प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में रिसर्च का रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसका मॉडल क्या होना चाहिए, फिर वो किस तरीके से डिफरेंट कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकालता है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को कैसे यूज़ करता है, कॉग्निटिव फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करता है, थिंकिंग पावर्स को, रीजनिंग पावर्स को, मेमोरी को, अटेंशन को, रिटेंशन को, और फिर जब मेमोरी है, जब लर्निंग है, तो फिर उस लर्निंग को आगे ट्रांसफ़र कैसे करता है,
जिसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और फिर बहुत सारे और भी मसाइल इसमें आ जाते हैं। जहाँ पे मेमोरी होती है वहाँ पे फॉरगेटिंग भी होती है। आप जब याद रखते हैं चीज़ों को तो वहाँ भूल भी जाते हैं। तो भूलने के मराहिल कौन कौन से हैं? फिर फरामोशी जो होती है, फॉरगेटिंग है, तो फॉरगेटिंग से कैसे काबू पाया जा सकता है? कौन से ऐसे तरीके हैं कि जो आपको मालूम होने चाहिए जिससे आप फॉरगेटिंग, भूल जाना जो होता है, उसको कम कर सकते हैं, चीज़ों को देर तक महफूज कर सकते हैं? मेमोरी की टाइप्स कितनी हैं? तो ये सारी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं। इसके पीछे जो है बेसिकली रिसर्च होती है। रिसर्च हमें बताती है कि लर्निंग प्रोसेसेस जो हैं उसको किस तरीके से आप बेहतर बना सकते हैं। और ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं इसके हवाले से आप फर्दर स्टेप उठा सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। तो इसको समझने में रिसर्च बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी टीचर अपने टीचिंग मेथड को बेहतर तौर पे समझ भी सकता है, अगर कहीं खामी है तो उसको इम्प्रूव भी कर सकता है। बेशुमार बहुत लातेदाद जो है वो टीचिंग मेथड्स हैं। लेक्चर मेथड है, एक्टिविटी मेथड है, रोल प्लेइंग मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड है, डिस्कशन मेथड है, सिमुलेशन मेथड है, और भी बहुत सारे हैं इसके अलावा भी कि जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे टीचिंग मेथड्स हैं। तो आपने सिलेक्ट कौन सा करना है, बेस्ट सूटेबल कौन सा होगा जिसे आप यूज़ करेंगे, एक टीचर यूज़ करेगा। और बेसिकली उसके पीछे कंसेप्ट यही होता है कि आप जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतरीन तरीके से हो पाए। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, इज़ वेरी एसेंशियल। और एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम इस चीज़ को समझते हैं कि एक टीचर अपने मेथड ऑफ टीचिंग को कैसे सिलेक्ट करेगा, चूज़ करेगा, देन हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। ये हमें रिसर्च की मदद चाहिए। रिसर्च हमें बताती है कि कौन सी दुनिया में टीचिंग मेथड्स यूज़ हो रहे हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या है, फाइंडिंग्स क्या आई हैं, और कौन से ऐसे मेथड ऑफ टीचिंग है जो बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, क्लासरूम में, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें कौन सा बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग होगा। तो टीचर अपने मेथड ऑफ टीचिंग को समझ सकता है, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर सकता है, टीचिंग टेक्निक्स को समझ सकता है, और इसी तरीके से वो प्रॉपर जो है इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च का रोल है। और तीसरी बात, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को, इनको अंडरस्टैंड करना, इनको समझना भी बड़ा ज़रूरी होता है। आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर टीचर। और फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमें ये पता चलता है कि व्हाट आर एक्चुअली द लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आर। देयर आर सो मेनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। बच्चे हैं, बच्चों को बहुत सारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। कैसे समझेंगे, कैसे पता चलेगा, रिसर्च बताएगी। तो रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है हर एक फैक्टर के हवाले से जब हम बात करते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती है। मसलन डिसकैलकुलिया है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से होता है। बच्चे जो है जो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। फिर डिस्ग्राफिया है, फिर डिसलेक्सिया है, और डिस्ग्राफिया है, और बहुत सारे हैं, ADHD है। और इसके अलावा और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं जो स्टूडेंट फेस कर सकते हैं, एक बच्चा फेस कर सकता है, जैसे ऑटिज़म है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कुछ फिज़िकल भी होती हैं। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हों, वो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हों, तो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना और फिर अकॉर्डिंगली डील करना, ये तभी आप कर सकेंगे, एक टीचर कर सकेगा, या आइडेंटिफिकेशन उसकी कर सकेगा, या प्रॉपर उसकी सलूशन दे सकेगा जब उसके पीछे रिसर्च होगी। The role of research is very essential and very much needed. रिसर्च करेंगे, फाइंडिंग्स आएंगी, चीज़ें सामने आएंगी, तो आप बेहतरीन आगे बढ़ पाएंगे।
इसके बाद एजुकेशनल असेसमेंट को हम बेहतर करना चाहते हैं, बच्चों को असेस करना चाहते हैं बेहतरीन तरह से। हम चाहते हैं कि हमारी जो असेसमेंट है, टीचर जो असेस कर रहा है वो वैलिड होनी चाहिए, वो रिलायबल होनी चाहिए, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो अनबाइस्ड होनी चाहिए। जो रिज़ल्ट आप दें वो परफेक्ट होने चाहिए, वो एक्यूरेट होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो इसके लिए रिसर्च हमें बताती है कि किस तरीके से आप बेहतर असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट के तरीके आपको पता चलते हैं, उसकी टेक्निक्स आपको मालूम होती हैं। एक टीचर बेस्ट सूटेबल असेसमेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी और इसमें फैक्टर्स हैं, जैसे बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, उसको समझने में आसानी होती है। रिसर्च हमें बताती है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या, उसके फ़वाइद क्या हैं, और फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आप अंदर से बाज़ औक़ात मोटिवेट होते हैं, आपका दिल कर रहा होता है पढ़ने को, क्लास में जाने को, आप बहुत एक्टिवली जाते हैं, आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जाते हैं और बहुत तवज्जो के साथ बैठते हैं, टीचर की बात को सुनते हैं। ये जो आप कर रहे हैं, दिस इज़ का इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अंदर से आप मोटिवेशन रखते हैं, एक जज्बा रखते हैं आप। और बाज़ औक़ात आप सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे होते हैं, किसी ने आपको कहा था तो आप आ गए क्लास में, आप टीचर को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बट फिज़िकली मौजूद हैं, बट हो सकता है मेंटली आप मौजूद ना हों, आपकी इंटरेस्ट वहाँ ना हो। बैठे तो हैं आप, लेकिन आपकी सोच कहीं और है, या आप ज़बरदस्ती मजबूरी के तहत कोई चीज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर से। तो दो तरह की मोटिवेशन है बेसिकली, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इसको समझने में फिर रिसर्च हमें हेल्प करती है। रिवार्ड्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, और फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट की लर्निंग को फोस्टर करने में मदद देते हैं। वो कौन से हैं? तो ये सारे फैक्टर जब तक आप नहीं समझेंगे, आप बेहतर तौर पे स्टूडेंट को, लर्नर को असेस नहीं कर सकते। तो रिसर्च इस हवाले से हमें गाइड करती है। इसके साथ साथ जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो मोटिवेशन के हवाले से कुछ थेरीज़ हैं जिसके ऊपर रिसर्च की है साइकोलॉजिस्ट ने, इससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स ने। तो वो साइकोलॉजी की जो थेरीज़ हैं मोटिवेशन की, वो समझने में मदद मिलती है। जैसे अब्राहम मास्लो की थ्योरी है बेसिक नीड्स की मोटिवेशन के हवाले से, कि इंसान, कोई भी फ़र्द, उसकी जो ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं, वो किस नौइयत की हैं। एक हायरार्की दी है, दर्जाबंदी दी है कि पहले लेवल पे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, और फिर ये बढ़ते बढ़ते आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक पहुंचती हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। और इसके साथ साथ इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में आप बाज़ औक़ात पढ़ाते हैं, क्लासरूम में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर्स से, डिफरेंट सोसाइटी, माशरे से लोग आते हैं, शहर के बच्चे भी हैं, देहात के बच्चे भी हैं, फाइनेंशियली स्टेबल बच्चे भी हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो ये जो डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आके बैठे हैं, इनको इकट्ठा आप लेके चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और बाज़ औक़ात कुछ जो डिसेबिलिटीज़ के शिकार बच्चे होते हैं, वो भी बैठे होते हैं क्लास में। इन सब को कैसे डील करेंगे, तरीक़ाकार क्या होगा? तो इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बेहतर आप बना सकते हैं, और उसमें आप कैसे बच्चों की लर्निंग पे काम कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन कैसे आप जो है बेहतर बना सकते हैं एज ए टीचर। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसके पीछे रिसर्च आपको बताएगी। तो रोल ऑफ रिसर्च यहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी बात हम करेंगे कि बच्चों की मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के हवाले से भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि जब तक आप बच्चों के इमोशंस को नहीं समझेंगे, इमोशनल एडजस्टमेंट बच्चों के नहीं कर पाएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर आप नहीं समझेंगे, तो बच्चों को इमोशनली आप गाइड नहीं कर सकेंगे सही तरीके से। उनके पास क्वालिफ़िकेशन तो होगी, उनके पास एजुकेशन तो होगी, बट इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे काबू पाना है, कैसे यूज़ करना है डिफरेंट इमोशंस को डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड very much needed, and especially in our society, how to use and how to control our emotions in different situations and circumstances.
اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ تب آپ سمجھ سکتے ہیں جب رول آف ریسرچ کو سمجھیں، جب ریسرچ کو سمجھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، کس طرح کی ریسرچ ہو رہی ہے، کون کون سی نئی فائنڈنگز آ رہی ہیں، ایکسپرٹس اس کے اوپر کیا فائنڈنگز دے رہے ہیں، اس کی اپلیکیشن کیسے ہو رہی ہے پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ، تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر آپ یہ ساری باتیں سیکھ لیتے ہیں تو پھر ایجوکیشنل پالیسی بنانے میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ آپ پھر ایک بہترین ایجوکیشنل پالیسیز جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور پھر امپلیمنٹ کر لیں، اس کی اپلیکیشن پراپر کر لیں، تو یہ سارے معاملات جتنے ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ بہت زبردست طریقے سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ رول آف ریسرچ ان ایجوکیشنل سائیکالوجی کا جو کنسیپٹ ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔